न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, रात का वक्त। दूर आसमान में गगनचुंबी इमारतों की चमकती लाइट्स जो जमीन पर अपनी रोशनी बिखेर रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैनहट्टन के एक सुनसान स्ट्रीट पर, जहां आमतौर पर रौनक होती थी, अब अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तेज हवा इमारतों के बीच सरसराती हुई दौड़ रही थी, जैसे किसी की वापसी की खबर फैला रही हो। सड़क किनारे लगे हल्की झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स अपनी पीली झिलमिलाती रोशनी से हल्का उजाला फैला रही थी। लेकिन उस रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसे किसी का डर न हो। हर एक कदम पीछे अपनी छाप छोड़ते जा रही थी। एक लड़की सर से पांव तक प्योर ब्लैक आउटफिट में लिपटी हुई। उसके पैरों में सधे हुए कॉन्फिडेंट कदम, चेहरे पर ब्लैक हुडी का गहरा साया, जिससे सिर्फ उसकी ठंडी नीली आंखों की चमक झांक रही थी। हाथ जैकेट की जेबों में छिपे हुए। चलते वक्त उसके चारों ओर की हवा में भी अजीब सा खौफ था। वो किसी तूफान की आहट थी, चुपचाप मगर खतरनाक। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चलते हुए जिस्म पर पड़ रही थी, और जमीन पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, डरावनी, ठंडी और रहस्यमयी। अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आई, जैसे उसने हद से ज्यादा पी रखी हो। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, आंखें लाल, और शराब की बदबू पूरे माहौल में फैल गई। हे बेबी, स्टॉप, उसने बेहूदगी से कहा और उस लड़की के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन वो विदेशी शराबी आदमी यही नहीं रुका। वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा और उस लड़की को चिल्लाते हुए कहा, हे ब्यूटिफुल, वॉकिंग अलोन एट नाइट, डेंजरस, डोंट यू थिंक, और आर यू लुकिंग फॉर सम कंपनी। उस आदमी के शब्द सुन उस लड़की के चलते कदम वहीं थम गए। उसने हल्के से मुड़कर उस शख्स को देखा, और कुछ पल उसका चेहरा देखने के बाद उसने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसके चेहरे पर हल्की से मजाक उड़ने बली स्माइल आ गई। उसने हल्के मगर मॉकिंग टोन में कहा, यू थिंक आई एम वीक बिकॉज आई एम अलोन। फिर थोड़ा रुककर, I'll dig your grave with your own bottle। उसने डेंजरस वे में अजीब से टोन में उस शराबी से कहा। उसकी बात सुन वो शराबी जो नशे में था, गुस्से से पागल हो गया। उसे ये काफी इंसल्टिंग फील हुआ। उसने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, You little BTCH, who the hell do you think you are? We broken girls like you। कहकर वो उसकी तरफ अपने हाथ पे पड़ी शराब की बोतल से उसकी तरफ गुस्से से फेंका। लेकिन सामने खड़ी उस लड़की की गहरी ब्लू आइज अब डार्क होने लगी थी। उसने बिना किसी एफर्ट के उस बोतल को पकड़ लिया जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। एंड इसको TCH, 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 रॉन्ग मूव, उद्धरण चिन्ह। बस अचानक से उस सर्बी के चिल्लाने की आवाज आई। वक्त जैसे थम सा गया, क्योंकि उस लड़की ने उसी बोतल से उस सर्बी के सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून पानी की तरह बहने लगा। वो अपना सर पकड़े गुस्से से सामने खड़ी उस पतली दुबली लेकिन कहाट्रैंक लड़की को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रही थी। उसकी हर चाल में अजीब सा खौफ मौजूद था, जिससे उस आदमी को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे से उसके नजदीक आए और अपने पंजों के बल बैठे कर उसने बिना किसी रहम के उस आदमी के बालों को पकड़ा और वैसे ही खड़ा किया, जिसे उस इंसान की एक दर्दनाक चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। उस लड़की के बस नीली आंखें ही देख रही थे, क्योंकि फेस मास्क से कवर था, और फिलहाल तो उन आंखों में अभी कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। उसने झटके से उस आदमी के सर को बेरहमी से पास के ही खंभे की तरफ दे मारा, और बस उस शराबी को चीखने तक का मौका नहीं मिला, और ऑन द स्पॉट उसकी वही डेथ हो गई। और सामने वो लड़की बिना किसी भाव के उस इंसान के डेड बॉडी को देख रही थी। वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि अभी अभी उसने किसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। न कोई डर, न कोई जज्बात। उसने सर्द आवाज में उस बॉडी को देखते हुए कहा, सी यू सून इन हेल। उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने आराम से अपने पॉकेट से फोन निकला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ 2 रिंग जाने पर किसी ने फोन उठाया, और उधर से कोई कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़की ने अपनी सर्द आवाज में ऑर्डरिंग टोन में कहा, कम विद इन अ मिनट। इतना कर उसने फोन कट कर दिया। वही कुछ देर बाद ही वहां एक ब्लैक रोल्स रॉयल आकर रुकी। उसके पीछे 3 बोगटी भी रुकी, जिसमें से बहुत सारे गार्ड्स बाहर आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। पीछे वाले से एक 24-25 साल का लड़का जल्दी से बाहर आया और तुरंत उसके सामने जाकर बिल्कुल स्ट्राइट खड़ा हो गया और कहा,
बॉस कार रेडी है। उसकी टोन बिल्कुल रोबोटिक साउंड कर रही थी। नजरें अब भी नीची थी, क्योंकि सामने खड़ी लड़की भले ही उम्र में उससे छोटी हो लेकिन थी बहुत खतरनाक और क्रूर। उसकी बात सुन उस लड़की ने बिना किसी रिएक्शन के बस सर हिला दिया और रॉयल कार की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्लीन दिस मेस, और सीधे अपनी कार की तरफ चल दी। पीछे खड़ा असिस्टेंट जो अब तक अपनी सांसें रोके खड़ा था, उसने तुरंत सामने पड़े डेड बॉडी को देखा और अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ले। पता नहीं क्यों लोग इस डेविल को ट्रिगर करते हैं, शायद उन्हें नर्क में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी। अर्जुन ने मन में सोचा और एक बार तो उसकी बॉडी को देखकर वो भी कांप गया, क्योंकि सामने पड़ी बॉडी का सर इतनी जोर से उस खंबे पर मारा गया था जिससे उसका सर फट गया था। कोई नॉर्मल इंसान देखे तो सच में वो बेहोश हो जाए। बॉस, आप सच में क्रूर हैं, उद्धरण चिन्ह कहकर उसने मुड़कर एक बार जाती हुई उस लड़की को देखा जिससे बड़े बड़े लोग भी सामने खड़े होने से डरते थे। अर्जुन ने तुरंत एक गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में उस बॉडी का नमो निशान वहां से हट गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ ही देर में सारी गाड़ियों का काफिला वहां से गायब हो गया। वहीं न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक रोल्स रॉयल कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके अंदर वही लड़की बैठी थे। कुछ देर बाद उसकी कार एक बहुत ही लग्जूरियस रेजिडेंटल एरिया में एंटर करती है। कुछ देर बाद उसकी कार एक लग्जूरियस पैलेस के डोर से एंटर करती है। अंदर एंटर करते हैं एक बड़ा सा फाउंटेन बीच में था और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हर तरफ खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। प्योर मार्बल से बना वो डार्क विला खूबसूरत होने के साथ डेंजरस वाइब भी दे रहा था। हर तरफ स्पेशल ट्रेंटेड गार्ड्स मौजूद थे। सभी के यूनिफॉर्म पर एआर का यूनिक डिजाइन का सिंबल था जिसमें टाइग्रेस के खास झलक थी। सभी बॉडीगार्ड्स बहुत है स्ट्रांग और वेल ट्रेनेड थे, जो अकेले ही 50 लोगों को ऐसे है संभाल सकते थे। तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से सामने आया और कार के बाहर खड़ा हो गया। तभी उस कार के अंदर से 2 पतले पैर बाहर आए। उस लड़की के निकलते ही सभी ने सम्मान से अपनी सर झुका लिया। कार को ऐसे है चोर वो सीधे अंदर पैलेस की तरफ चली गई। उसका और इतना डेंजरस था कि किसी की नजरें तक उठाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो अपने लग्जूरियस रूम में एंटर हुई। उसके अंदर आते ही लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई। पूरी रूम का दमचाकल ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन का था। उसने अपने जैकेट उतरी और सीधे काउच पर बेतरकीबी से फेंक दी और मिरर के सामने खड़े होकर कुछ पल अपना चेहरा देखा जो मास्क से कवर था। उसने हल्के से अपना मास्क उतारा और एक चेहरा सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी, अनामिका राठौर, जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गई थी। बड़ी बड़ी घनी पलके, छोटा सा खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट ग्लॉसी लिप्स, बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। खूबसूरती ऐसी जिसका कोई जवाब नहीं, कोई देखे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाए, और उस पर लंबी रेशमी बाल जो कमर तक लहरा रहे थे और सभी पर 4 चांद लगाती उसके डीप ओशन ब्लू आईज, जिसमें कई राज दफन हैं। उसकी आंखों अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, जिसमें कोई इमोशन नहीं थे। वो एक तक अपने चेहरे को देखती रही। उसके चेहरे पर कुछ खून के चिन्ह पड़े थे, वो अलग ही खतरनाक वाइब दे रहे थे। एक्ने थी, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। एक ऊंची बिल्डिंग के मीटिंग रूम में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने है चेयर पर अनामिका आराम से बैठे हुए थी। उसके फेस पर मास्क था और ठीक उसके बगल में अर्जुन खड़ा था। उसकी गहरी नजरें रॉबर्ट पर टिकी हुए थे, जैसे अंदर थक झक रही हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन लोगों को क्यों यहाँ बुलाया गया है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रॉबर्ट विल्सन के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद आ गई, लेकिन फिर भी अपने आप को काम रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनामिका के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जो मास्क के पीछे छुपे हुए थे। रॉबर्ट एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट लिए कहा, AR, I hope we can start afresh today. मर्जर के डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज्ड हैं, बस आपकी सिग्नेचर बाकी है। रॉबर्ट के मुस्कुराहट एक अनामिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर वी टेबल पर रखे अपने पेन को घुमाते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्स पढ़े मैंने, लेकिन जब पार्टनर ही असली न हो तो डील असली कैसे हो सकती है मिस्टर विल्सन। रॉबर्ट की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी पड़ जाती है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने कंफ्यूजन से कहा, एक्सक्यूज मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्प्लाइंग। आराम से चेयर पर लीन होकर कहती है, बहुत कुछ समझने लायक नहीं बचा है रॉबर्ट।
अर्जुन आगे बढ़ता है, एक फाइल टेबल पे रखकर उसकी तरफ कर देता है और कहता है, अंडरस्को ट्रेवेना कॉर्पोरेशन के सीईओ कार्टर के साथ की गई तुम्हारी मीटिंग की डिटेल्स, वायर ट्रांसफर्स और लीक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स। रॉबर्ट बिल्कुल शॉक रह जाता है। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो की क्रूलिटी के बारे में अच्छे से जानता था, फिर भी लालच के कारण उसने ये सब किया। लेकिन अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके चोरी पकड़ी गई थी। फिर भी गुस्से से कहता है, W8, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम खुद को समझती क्या हो? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी कि सामने इस छोटी लड़की ने इतना सब कैसे पता लगा लिया, जबकि उसने बहुत सीक्रेटली ये सब किया था। tch.tch.tch you know what I hate liars। यानी अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, और तुमने हो वही गलती कर दे, कहकर वो सर्द निगाहों से रॉबर्ट को घूरने लगते हैं। रॉबर्ट गुस्से से डायरेक्ट गुण अनामिका पर गन पॉइंट कर देता है। यू आर फिनिश। हाँ, क्या मैंने तुझे डबल क्रॉस? क्योंकि जब से तू इस बिजनेस वर्ल्ड में आए हैं, तूने मेरा कितना नुकसान किया है, पर अब, कहकर वो हंसने लगा, अब तू बचेगी ही नहीं तो फिर यहाँ मेरा राज चलेगा अंडरस्को, कहकर वो बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगता है। अनामिका बिना किसी भाव के उसे देखने लगते हैं। साइड में खड़ा अर्जुन रॉबर्ट को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पागल हो, और उसे उसके लिए दया आ रही थी। अब खुद डेविल के सामने उसे ही धमकी दे रहा है। अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, आवाज नीचे रॉबर्ट, अपने औकत से बढ़कर काम किया है तुमने। आई हेट चीटर्स, नाउ पे फॉर दिस, कहकर उसने एकदम से अपनी रिवॉल्वर निकाली और डायरेक्ट रॉबर्ट को शूट कर दिया। रॉबर्ट की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला कि अंडरस्को हुआ क्या। गोली, उद्धरण चिन्ह, सीधे उसके सर के बीचों बीच लगी थी। वो किसी टूटे हुए पत्ते की तरफ सीधा चेयर पर गिर जाता है। वहां ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद थे। सबकी सांसें रुक जाती है और खौफ भरी नजरों से सामने को देखने लगते हैं। उन्होंने सोच लिया था, गलती से भी को कभी धोखा देने का सोचेंगे भी नहीं। अनामिका ने सर्द लहजे के सबको देखते हुए कहा, गैब्बर एक दीमक की तरह होता है और मुझे गद्दारों से सख्त नफरत है। उसकी बात सुन सबकी के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद देखने लगी थी। किसी ने अनामिका की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं की। अनामिका चेयर से उठती है और बिना किसी को देखे जाते हुए कहते हैं, क्लीन द गार्बेज। अर्जुन गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अनामिका के पीछे चल जाता है। अंडरस्को, अनामिका अपने ऑफिस में जाती है। उसका शानदार केबिन सिंपल बट एलिगेंट था। वो सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना मास्क उतार देती है। अब उसका खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा सामने आता है। तभी अर्जुन अंदर आता है और एक पल के लिए अनामिका को देखने लगता है। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एंजल की तरह। लेकिन जल्दी ही होश में आता है और अभी कुछ देर पहले का सीन उसके दिमाग में चलने लगता है। वो कांप जाता है और मन में कहता है, बस शकल से है मासूम है ये, बाकी तो पूरी डेविल है, कहकर अपना ख्यालों को झटकता है और कामली कहता है, अंडरस्को बॉस, आपके दादाजी का लगातार कॉल्स आ रहे हैं। उसके बाद सन अनामिका बस हम में जवाब देती है और उसे बाहर जाने का इशारा करती है। अर्जुन तुरंत केबिन से बाहर चला जाता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, हे भगवान, कितनी खदोश है ये, स्माइल तक नहीं करती है। उसके बाद अपना फोन निकलता है और के ग्रुप में कुछ मैसेज करता है। आज उस रॉबर्ट ने बॉस को गुस्सा दिलाया और बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, कहकर उसने थोड़ा मिर्च मसला लगा के ग्रुप में सेंड कर दिया। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, क्या सच में उसने फिर एक को टपका दिया। एक और, अंडरस्को तू बच के रह। दरअसल अर्जुन अनामिका के साथ पिछले 5 साल से था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अनामिका के साथ ही रहता था। साय की तरफ कहने को तो वो उससे बड़ा था, लेकिन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए बॉस कहता था। अनामिका ने उसे मना किया था पर वो नहीं माना। फिलहाल ये ग्रुप में लोगों के बारे में आगे जनेंगे। अर्जुन ऐसे ही बात करते करते अपने चला गया। अंदर अनामिका जो ग्लास वॉल के सामने खड़ी थी, उसने एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने पर तुरंत फोन पिक कर लिया गया, जैसे उन्हें फोन का ही इंतजार था। अनामिका ने शांत आवाज में कहा, दादू। उधर से थोड़ी भावुक आवाज आए, अनु कैसे हैं बच्चे, तू आ रही है ना? जल्दी आ जा बच्चे, तुझे देखे कितने दिन हो गए। क्या तुझे अपनी बूढ़े दादा दादी की याद नहीं आती? अनामिका ने सॉफ्टली कहा, दादू आप जानते हैं न सब कुछ। और कैसे हैं आप? मेडिसिन टाइम पर लेते हैं
न। दादाजी यानी विशंभर राठौर कुछ पल के लिए खामोश हो गए, फिर कहा, सब जानता हूँ, लेकिन अब बस तू जल्दी आ जा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तेरी दादी भी बहुत याद करती है तुझे, और ए भी जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगा। वो एक जिद्दी बच्चे की तरफ जिद करने लगे। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, कल आ रही हूँ मैं दादू, इसलिए आप जल्दी से पहले दवाई खा लीजिए। आप जानते हैं मुझे आपकी हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। विशंभर जी उसके कल आने की बात सुने खुशी से झूम उठे और उनकी आंखें नम हो गई। अंडस्को, सच में मेरी बच्ची, अब तो मैं एक मेडिसिन भी मिस नहीं करूंगा, बस तू जल्दी आ जा। अनामिका ने उनकी खुशी अच्छे से महसूस की। उसने कहा, ठीक है दादू, अब मैं रखती हूँ, और कुछ बात कर फोन कट कर दिया। विशंभर जी से उसने जब वो आई थी अल्पविरा में तभी उसने फोन किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके न मिलने पर पिछले जन्म में उसके दादू बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल बेड पर ही रहते थे और बहुत कमजोर हो गए थे। वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी वो, इसलिए उसने कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दिया था और कहा था कि सबको ऐसा बोलने कि उन्होंने अनामिका को हॉस्टल भेज दिया है। इस बैग पर राठौर मेसियोन में बहुत हंगामा हुआ था कि बिना किसी पनिशमेंट और परमिशन के उसे बाहर भेज दिया। दादाजी ने कियारा की जान जाते जाते बची, वही कियारा का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो यही चाहती थी कि अनामिका यहाँ कभी आए ही ना। इन सब चीज़ों को सोचते हुए अनामिका के फेस पर कोई भाव नहीं थे। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने कुछ सोचा और अर्जुन को बुलाया। अर्जुन कुछ देर में केबिन के अंदर आया तो अनामिका ने उसे कहा, जेट रेडी करो, हम 2 घंटे बाद इंडिया निकल रहे हैं। उसकी बात सुन अर्जुन ने हैरानी से कहा, पर बॉस हम तो कल जाने वाले थे ना। वो कंफ्यूज हो गया। अनामिका ने उसे एक नज़र देखा, उसकी नज़रें ही ऐसे थी कि अर्जुन चुप हो गया। उसे कभी कभी समझ नहीं आता था कि ये सामने बैठे लड़की इतना खतरनाक कैसे है। उसकी नज़रें ही काफ़ी थी इतना बताने के लिए कि अंडस्को आगे कोई और सवाल नहीं। अंडस्को वो तुरंत वहां से निकलकर अपने काम पर लग गया। अगर आज ही इंडिया जाना है तो कुछ चीज़ें क्लियर करने होगी। बिजनेस वर्ल्ड में ग्लोबल एंटरप्राइजेस की सीईओ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। आज तक कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। वो एक मिस्ट्री की तरह है सबके लिए, लेकिन का खौफ इतना है कि लोग उसे दुश्मनी लेने से पहले 100 बार सोचते थे। अंडस्को अनामिका ने खुद को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन्स खोलने शुरू किए। तभी उसे फोन का रिंग सुनाई दी, जो पीछे बैग पर पड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, कॉल पर अर्जुन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने आराम से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया और बस हम कहा। उधर से अर्जुन की सधी हुई आवाज आई, बॉस उस बॉडी को उसकी सही जगह पहुंचा दी गई है और वो रॉबर्ट विल्सन डील के लिए दुगने प्राइस की डिमांड कर रहा है, और खबर मिली है कि रॉबर्ट हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या करना है बॉस? आप कहे तो उसे उसकी सही जगह दिखा दे। अनामिका वैसे ही अपने शर्ट के बटन ओपन करके क्लोजेट के ओर जाते हुए कहती है, नोट दिस टाइम अर्जुन, शिकार करने का मजा तब आता है जब सामने वाला समझे कि उसने तो शिकारी को चकमा दे दिया है, पर कब वो शिकार बन जाए किसे पता। वेल, कल मीटिंग फिक्स करो और आगे क्या करना है यू नो वेरी वेल। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने फोन को देखते हुए कहा, कुछ लोगों को अब भी लगता है कि ये बाजी उनके हिसाब से चल रही है, बट अब बाजी कब पलट जाए किसे पता। कहकर वो गुनगुनाते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आए, तभी फोन एक बार फिर से बजा। अनामिका ने देखा स्क्रीन पर मां लिखा हुआ शो कर रहा है। नंबर देख उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई है, जैसे उसे पता हो आगे क्या होने वाला है। उसने आराम से फोन उठाया और हल्के आवाज में कहा, मां अंडस्को। इतना सुनते ही दूसरे तरफ से सीता जी की थोड़ी नाराजगी और हल्की गुस्से भरी आवाज आए, लिड्डू कहाँ थे आप? अब तक मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी। इतना बसाई है आपकी, आपको अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं मिलता। खुद की तो आपको जरा से चिंता नहीं है, और मैंने आपको कितने बार कहा है देर तक काम मत किया करिए, लेकिन नहीं मजाल है जो आप मेरी बात सुन ले। अनामिका ने उन्हें बीच में रोकते हुए शांत आवाज में प्यार से के कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फोन साइलेंट पर था। सच में मैंने आपको कितने बार कहा है आप इतने देर वेट मत किया करो, सो जाया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ है। बात करते हुए वो सामने लगे ग्लास वॉल के पास में आ गई थी।
सीता जी ने थोड़े चिंता से कहा, मैंने भी आपको कितने बार कहा है, जब तक आपका फोन नहीं आ जाता मुझे नींद नहीं आएगी, चिंता लगी रहती है मुझे। महू अपकी समझी आप, और ये बताए खाना खाया आपने? अनामिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिए जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी चुप्पी देखकर सीताजी उस पर भड़कते हुए बोली, मतलब अपने खाना तक नहीं खाया है? हे भगवान, क्या करूं मैं, इस लड़की का खुद का ध्यान तक रखना नहीं आता, हर समय बस बिजनेस बिजनेस चलता है इसके दिमाग में। आखिर आप इतनी लापरवाही क्यों करती हैं? माँ सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी जाकर खा लेती हूँ, आप चिंता मत करिए और आराम से सो जाए। और गुड नाइट माँ, कहकर जल्दी से उसने कॉल कट कर दिया। वो चाहे कितने भी पत्थर दिल हो, पर सीता जी के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। उनके डांटने में भी अलग ही प्यार झलकता है, लेकिन फिलहाल उसकी माँ उस पर भड़की हुई थी। अगर उसने कॉल नहीं कट किया होता तो आप उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता और आंखें क्लास लगती। खैर, कॉल काटने ने बाद वो आराम से ग्लास वॉल से सामने फैले अंधेरे को देखने लगे। 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो अब पहले जैसे मासूम नहीं रही थी। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और आज वो इतनी कामयाब और पावरफुल थी कि उसके सामने बड़े बड़े माफिया तक अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचते थे। इन 5 सालों में उसने अपनी बलबूते पर अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया था। वो चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट आती थी उसके, बस उसके परिवार और कुछ खास लोगों के सामने, बाहर के दुनिया के लिए वो वैसी थी, हार्टलेस जिसके पास दिल नहीं है। खैर, उस सन्नाटे को चीरते हुए उसका फोन रिंग किया, जो एक प्राइवेट नंबर से था। उसने बिना देखे फोन कॉल उठाया और कहा, और सर्द आवाज में कहा, बोलो शेरा अंडरस्कोर। सामने से शेरा, जो अनामिका की लेफ्ट हैंड था, उसने कहा, बॉस काम हो गया है और राठौर कॉर्पोरेशन के अंदर के हालात फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। वो हमारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस, उन्हें अब तक नहीं पता कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज के सीईओ कौन है। सिर्फ इतना जानते हैं कि दुनिया जिस कंपनी से डील करने के लिए तरसती है, उसके के सीईओ जल्द ही इंडिया आने वाले हैं और मीडिया में ये खबर बहुत हाइप पर है। अनामिक ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वही तो शेरा, असली शिकार तब होता है जब शिकारी दिखाई भी ना दे। फिर थोड़ा रुककर बालकनी के ग्लास पर अपने हाथ से हल्की लाइंस बनाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ग्लोबल एंटरप्राइजेज एक नाम नहीं, एक मिथ है, और मिथ्स का दर्द सच्चाई से ज्यादा गहरा होता है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि अगर हमसे एक डील मिल गई तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर अब मेरे ब्लूप्रिंट में लिखा जा चुका है। शेरा ने कहा, वो खुद हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी एक छोटी सी एंट्री मिल जाए इस होप में। मीडिया में तो एंटरप्राइजेज का नाम रोज हेडलाइन में है। अनामिका तीखे स्वर में, नजर रखो शेरा, बस 2 दिन और फिर। इंटर कहकर वो रुक गई। एक अजीब सी हंसी उसको चेहरे पर फैल गई। दूसरी तरफ शेरा के चेहरे पर पसीने की बूंद चलकने लगी। अनामिका ने आगे कहा, लेकिन पहले थोड़ा क्यूरियोसिटी फैला दो कि मैं इंडिया आने वाली हूँ। बस हिंट दो, नाम नहीं, बाकी उनका मीडिया का भूखा दिमाग अपना काम करेगा। शेरा ने कहा, समझ गया बॉस, और बिजनेस फाइलें, बोर्डरूम प्रेजेंटेशन सब रेडी है। इंडिया वाली कंपनी पूरी तरह लाइनअप और सेट है। अनामिका कोल्ड स्माइल के साथ कहा, गेम शुरू होने वाला है शेरा, लेकिन याद रखना, इस बार हर मूव सिर्फ मेरी सोची हुई होगी, और राठौर, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, या तो घुटने टेक दे या मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरे तरीके से। कहकर उसने कॉल कट कर दिया और सामने फैले गहरे अंधेरे की तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, अंडरस्कोर जल्द मुलाकात होगी। कहकर उसका और हद से ज्यादा डार्क हो गया। लिविंग हॉल में हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी बात का जश्न मनाया जा रहा हो। हॉल में बहुत लोग मौजूद थे। कुछ हाई सोसाइटी के औरतें आपस में बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक मोटी औरत ने कहा, मिसेस राठौर, आप सच में बड़ी लकी है कि आपकी कियारा जैसे प्यारी बेटी है, जो इतनी टैलेंटेड है और थॉटफुल भी। दूसरे औरत ने कहा, हाँ मिसेस वर्मा सच कह रही है, ये सब तो उनकी किए गई परवरिश का कमाल है। जो इतनी अमेजिंग और खूबसूरत बेटी है आपके पास, मैं दावे से कह सकती हूँ, जिस घर के वो जाएगी ये खुशहाली ही लाएगी। ऐसे ही कुछ चपलूसी भरी बातें कुछ औरतें कियारा के बारे में कर रही थी, क्योंकि उसने एक बड़ी डील राठौर कॉर्पोरेशन को दिलवाई थी, जिसके कारण राठौर परिवार को, स्पेशली राधिका राठौर और राजेंद्र राठौर को बहुत प्राउड महसूस हो रहा था।
इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए राजेंद्र ने बस एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें वो लोग कियारा के पहले अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके गुणगान ये औरतें बात चढ़ के कर रही थी। क्योंकि भले ही राठौर कॉर्पोरेशन में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला यहाँ मौजूद लोग नहीं कर सकते थे। और कियारा राठौर उनके और दुनिया के हिसाब से राठौर परिवार की एकलौती बेटी थी। सो ऑफ कोर्स अगर उसका रिश्ता यहाँ किसी से जुड़ जाए तो ये फायदे का सौदा है। तभी अचानक सभी का ध्यान सिद्धियों के बीच गया। उसी भीड़ में से किसी ने कहा कि वो देखो कियारा आ गई हैं, तो सब उस तरफ देखने लगे। पार्टी में कुछ बिजनेस पार्टनर मौजूद थे, जिनके साथ उनके बेटे भी आए हुए थे, और सभी राजेंद्र जी से मिल रहे थे। सभी लड़कों की नज़र कियारा पर अटक गई थी। सीढ़ियों पर कियारा खड़ी थी, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत का नकाब ओढ़े, लाइट मेकअप और हल्के पर्पल कलर के गाउन में वो सुंदर लग रही थे, पर उसकी आंखों में घमंड, चालाकी और मक्कारी की ये चमक अगर कोई गौर से देखे तो जरूर दिखाई दे सकती थी, पर यहाँ तो सब एक जैसे ही थे। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। फिलहाल उसके दोनों तरफ उसके भाई यानी राघव राठौर और रेहान राठौर मौजूद थे, जिन्होंने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा हुआ था, जैसे वो कोई नाजुक फूल हो। नीचे सारे गेस्ट सभी कियारा को ही देख रहे थे, जिसे कियारा को अलग ही सुकून मिल रहा था। वो ये कितनी सुंदर लग रहे हैं। सच में कियारा सबसे अलग है और कितनी मासूम है। उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है और कितनी टैलेंटेड है। कियारा के कानों में भी सभी की बातें घूम रही थी, जिसमें सिर्फ उसका जिक्र था, जिसे उसके फेस पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में कहा, बेवकूफ लोग, मासूम और मैं, सच में। और मन ही मन हंस दी, लेकिन चेहरे अब भी वैसे ही मासूम एक्सप्रेशन थे। प्रिंसेस चले, अंडस को राघव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उसे अपनी प्यारी बहन से बहुत प्यार था। हो भी क्यों न, बचपन से ही उसे नाज उसे पाला था उसने, उस पर अंधा विश्वास था उसे अंडस को। वो दोनों भाई उसकी बहुत केयर करते थे। कियारा ने उनकी बात पर हल्के से सर हिला दिया। वो धीरे धीरे नीचे आए और सभी उसे कंग्रेचुलेशन कहने लगे, जिसका रिप्लाई कियारा बहुत अच्छे से दे रही थे। तभी कामिनी उसके पास आए और उसे गले लगा कर कहा, कंग्रेचुलेशन मेरी प्यारी बच्ची, चलो सबसे मिलबती हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद वो सबसे कियारा को मिलवाने लगी और सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत लोगों ने उसे अप्रोच किया। वही दूर से ये सब देख रहे राजेंद्र और राधिका दोनों कियारा की कामयाबी से खुश थे और उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था। इन गुजरे सालों में घर में किसी ने भी अनामिका का जिक्र तक नहीं किया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो दुनिया में। तभी कुछ बिजनेस पार्टनर राजेंद्र जी से कहा, मिस्टर राठौर क्या आपने वो न्यूज़ देखी है ग्लोबल इंटरप्राइजेस की सेओ इंडिया आने वाली है? सुना है वो बहुत क्रूएल है। जिसे सारे लोग ग्लोबल के बारे में ही बातें करने लगे। तब तक कियारा भी वहां आ चुकी थी। उसने भी ये बात सुन ली थी। राजेंद्र जी ने कहा, हाँ मिस्टर वर्मा, मैंने भी न्यूज़ सुनी है। तभी किसी ने कहा, अगर ग्लोबल के साथ राठौर कॉर्पोरेशन के डील फाइनल करे तो शो बहुत फायदा होगा। ये बात राजेंद्र ने भी सुने। उनके दिमाग में तो पहले से ही ये बातें चल रही थी। उन्होंने कियारा को देखा और कहा, प्रिंसेस अगर आपको इस कंपनी में इंटर्नशिप भी मिल गई ना, तो आपका करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। कियारा ने मन में अलग की खिचड़ी पक रही थी। उसने कहा, जी डैड, इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। और ये सच भी था। जिस तरीके से बीते कुछ सालों में कंपनी ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था, तब से वो ऊंचाइयों पर जाता जा रहा था और आज इतना आगे था कि इंडिया क्या एशिया के 9 कंपनी में से एक था, जिसमें काम करने का सपना कियारा का भी सपना था। वो अपने ख्यालों से बाहर आए और पोलाइट टोन में कहा, डैड मैं पूरी कोशिश करूंगी, आखिर ये मेरा भी सपना है। उसकी ये बात सुन वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने कहा, मिस्टर राठौर आप सच में बहुत लकी है कि आपकी इतनी समझदार और टैलेंटेड बेटी है। कियारा बेटा जरूर बहुत आगे जाएगी। उसके बाद सुन राजेंद्र जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कियारा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद सभी हॉल में बैठे थे। कियारा राघव के पास बैठी है और सभी से बातें कर रही थी। तभी हॉल में दादा दादी आए और कियारा को उन सब के बीच अपनी पोती की जगह देखकर उनका खून खौल उठा। लेकिन अपने बेवकूफ बेटों और पतर के अंधे विश्वास को देखकर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था ये बेवकूफ लोग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। वो सबको इग्नोर करके जाने लगे। तभी कियारा की नज़र उन पर पड़ गई।
वो जल्दी से उठी और उनके पास आ गई और मासूम से चेहरा बनाकर बोली, दादाजी, दादी माँ आप ही पार्टी में क्यों नहीं आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? कहकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, जिसे दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कठोर लहजे में कहा, ए लड़की दूर रहो हमसे। समझिए, ये जो नाटक तुम करती रहती हो ना, वो इन बेवकूफ लोगों को दिखाओ, समझी? कहकर उन्होंने कियारा का हाथ झटक दिया, जिससे कियारा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई और अपने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसके आंसू देखकर सभी को बहुत बुरा लगा। राजेंद्र ने कहा, पापा वो तो बस आपसे पूछ रही थी, आप क्यों नहीं आए, वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसके बाद सुन दादी जी ने अपने बेटे को गुस्से से देखा और बीच में कहा, नालायक, मुझे समझ नहीं आता, तू इतना अंधा कैसे हो गया है, जो इस घटिया लड़की का नाटक नहीं देखता तुझसे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारे कोई दादा दादी नहीं है, समझी? हमारी एक ही पोती है, अनामिका राठौर। सुना तुमने? पता नहीं तू किसका गंदा खून है, जिसे ये लोग सड़क से उठाकर मेरी फूल से बची के जगह ले आए। वही अनामिका का नाम इतने दिनों बाद सुनकर सभी एक पल के लिए जम गए। ये नाम वो तो जैसे भूल ही गए थे। राजेंद्र जी और राधिका जी एक पल के लिए ठिठक गए। उसके आंखों के सामने एक 11 साल के लड़की का मासूम चेहरा घूम गया। अभी वो कुछ सोचते आगे उसके पहले ही उसे कियारा के रोने की आवाज आई। कियारा ने जब खुद के लिए गंदा खून सुना और सड़क पर से उठाए हुए तो उसका दिल जल उठा। उसे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि ये अनामिका इस घर की असली बेटी है और वो बस गोद ली हुई। उसके मन में अनामिका के लिए वक्त के साथ और भी नफरत भर गई थी। जब उसने देखा कि कैसे अनामिका का नाम सुनकर सभी अनामिका के बारे में सोचने लगे, तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आया। क्यों वो लड़की हर बार उसके बीच में आ जाती है? वो घटिया लड़की यहाँ होकर भी उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। काश वो कभी आए ही न, काश वो मर जाए। उसने अपना रोना स्टॉप कर दिया, जिससे सभी लोगों का ध्यान अनामिका से हटकर कियारा पर चला गया और सबसे पहले राघव उसकी तरफ दौड़ा और उसे चुप कराने लगा। प्रिंसेस बस करो, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कामिनी जी ने कहा। कियारा शांत हो जाओ, रोन बंद करो। कियारा रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है, काश उस दिन मैं खाए अंडस्को में गिरकर मर जाते तो कितना अच्छा होता। उसने खाए शब्द पर बड़ी ही चलकी से जोर दिया, जिससे सबका ध्यान उस घटना की तरफ चला जाए। मैंने अनामिका की जगह ले ली है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं भाई डैड कहकर फुट फुट कर रोने लगी। वही उसके मुंह से खाए वाले हादसे का जिक्र सुनकर एक बार फिर सभी को वो इंसिडेंट याद आ गया। आज इसमें अनामिका ने कियारा को पहाड़ी से धक्का दे दिया था और खुद भाग गई थी, जिससे सभी के मन में फिर अनामिका के लिए नफरत भर गई। राधिका जी ने गुस्से से कहा, कोई गलती नहीं है तुम्हारे, सब गलती उस लड़की के है, उसे उसकी पनिशमेंट मिली है जो उसने किया। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब उस लड़की के कारण है जो हमारी कियारा को हमेशा हट करते रहती थी, तंग करती थी। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है। प्रिंसेस आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। वही उन सभी की बेवकूफ़ी और कियारा की चालबाजी देखकर दादा और दादी ने घिन से सबको एक नज़र देखा और गुस्से से कहा, इन कमकलों को कुछ समझना बेकार है, जो खुद के बेटी को छोड़ इस घटिया लड़की के पीछे पागल है। और वो गुस्से से दादी जी के साथ वहां से अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर उनका सर दर्द करने लगा। वही कियारा फिर से सभी की आंखों में अपने लिए सिंपैथी और प्यार देखकर उसे सुकून मिला। उसके हिसाब से ये सब उसका था, ये उसके पेरेंट्स और भाई थे, इसलिए सारी खुशियाँ और प्यार वो डिजर्व करते थे और इसलिए उसे सबकी आंखों की अनामिका के लिए घिन और नफरत साफ देख सकते थे, जिसे वो मन ही मन खुश हो गई। कुछ देर बाद रेहान और राघव उसे रूम में लेकर आए और प्यार से उसके सर सहलने लगे, जिसके कियारा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सुकून से आंखें बंद कर लिए और मन ही मन कहा, देखो अनामिका, आज ये सब कुछ मेरा है और हमेशा रहेगा, मैं तुम्हें कुछ भी अपना नहीं लेने दूंगी। अगर तुम कभी बीच में आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कहकर उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही दूसरे तरफ अनामिका जो जेट में थे और सामने आसमानन को देख रही थी, उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे बर्बाद करता है। अंडस्को सुबह का समय। कल के घटना के बाद किसी ने ज्यादा बात नहीं की थी। फिलहाल डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी।
कियारा राघव और रेहान के बीच बैठी थे। सभी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नौकर चुपचाप अपना काम करके जा चुके थे। दादाजी और दादी जी अब वैसे भी ज्यादा इन लोगों से बात नहीं करते थे। तभी राजेंद्र ने सबको देखते हुए कहा, अब कियारा और रेहान की ये छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो हम लोग कल ही मुंबई के लिए निकलेंगे। उनकी बात सुन किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सर हिला सिया। कुछ साल पहले हुए लॉस के कारण उन लोगों का बहुत नुकसान हो गया था। यहाँ के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा था। इसलिए राजेंद्र जी ने डिसाइड किया था कि वो अब अपना बिजनेस फिलहाल मुंबई वाली ब्रांच से शुरू करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना ज़्यादातर बिजनेस मुंबई में सेटअप कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पकड़ मुंबई में अच्छी खासी बन गई थी। अभी कियारा कॉलेज में थी और वीकेंड पर वो लोग यहाँ राजस्थान कुछ दिन पहले आए थे, तो अब कियारा और रेहान दोनों के वीकेंड खत्म हो गए थे। राजेंद्र ने एक नज़र अपने पिता को देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ तो कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस राजेंद्र जी का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। विशंभर जी यहाँ बस अपनी कुछ रीजन से आए थे, न कि किसी वीकेंड पर या इन लोगों की खुशी में शामिल होने, तो बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए पैकिंग करने। देखते ही देखते शाम भी हो गई। वही दूसरी तरफ मुंबई में हर न्यूज़ चैनल में बस ग्लोबल एंटरप्राइजेस की मिस्टीरियस सेव के आने की खबर पहले ही लग गई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि बिजनेस इंडस्ट्री की ये क्वीन आज न्यूयॉर्क से इंडिया आ रही है। सभी लोगों की नज़रें न्यूज़ पर थे। वही मुंबई एयरपोर्ट पर एक शानदार प्राइवेट जेट लैंड हुई। देखने वाले की नज़रें उस तरफ अटक गई। देखे भी क्यों न, अमीर से अमीर लोग भी इतने लग्जरियस जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सबसे खास बात थी कि इस जेट पर लोगो था। सिक्योरिटी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए, जैसे एक गलती की गुंजाइश बाकी ना हो। तभी वहां एक के बाद एक लग्जरियस कार आकर रुकी, जिसमें बहुत सारे हटे कट्टे बॉडीगार्ड बाहर आए और लाइन से खड़े हो गए। सभी के हाथ में गन थी। वही मीडिया के भीड़ को कैप्चर करने के लिए रेडी था। अल्पविराम बड़ी, आखिर इतना अच्छा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। वही जेट का डोर ओपन हुआ और अनामिका एक अलग ही ऑरा और एरोगेंस के साथ बाहर आई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। यहाँ इस जगह ने उसे बहुत से यादों से नवाजा था। अच्छी बुरी सारी यादें जुड़ी थी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सभी भावों को छुपा लिया और आगे बढ़ गई। उसने पूरे तरीके से ब्लैक शर्ट और ब्लैक हाई वेस्टेड पैंट में उसका फिगर किसी मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। लुक हद से ज्यादा कतिल न लग रहा था। चेहरे पर लगा मास्क भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था। वो उसी तरफ आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए ग्रेस के साथ नीचे उतरी और बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अर्जुन भी उसके पीछे ही था। इधर मीडिया उसकी एक झलक कैप्चर करने के लिए पागल से हो गई थी। बस एक फोटो उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काफी थे। लेकिन अनामिका के बॉडीगार्ड उसे एक ढाल की तरफ प्रोटेक्ट कर रहे थे और अनामिका का ऑरा भी ऐसा था कि लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे, इसलिए ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते थे। खैर, अनामिका जैसे ही अपनी कार के नजदीक पहुंची, तभी उसके सामने एक शख्स जो वहां सभी बॉडीगार्ड से अलग था, सामने सर झुकाए रेस्पेक्टफुली टोन में कहा, वेलकम बॉस। ये शेरा था, अनामिका का राइट हैंड और सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक। मुंबई से सारी बिजनेस को यही देखता था अनामिका के एब्सेंस में। अनामिका ने हल्के से सर हिला दिया और शेरा ने कार का गेट खोला और अनामिका बैक सीट पर बैठ गई। सामने सीट पर शेरा और पैसेंजर सीट पर अर्जुन बैठा हुआ था। अनामिका ने सोफे से सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ले। बस एक शब्द कहा, घर चलो अंडस्को। उनके बात सुन शेरा ने कार आगे बढ़ा दी। वही दूर एक कमरे में एक शख्स बड़े गौर से टीवी पर चल रहे इस न्यूज़ को बेहद गौर से देख रहा था। उसका चेहरा ठीक से देख नहीं रहा था, क्योंकि पूरा कमरा में बस उस स्क्रीन की रोशनी ही चमक रही थी। उसकी सेक्स आंखों में अजीब सी चमक और गहराई थी और होठों पर मिस्टीरियस स्माइल बनी हुई थी। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी गहरे नजरें अभी भी न्यूज़ पर टिकी उस लाइव वीडियो में थी जहां से अनामिका भर आई हुई थी। वो बस एक तक स्क्रीन को घूरे जा रहा था, जैसे उसे इसी का इंतजार हो। अचानक उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभरी, जो मास्क के अंदर रह गई। वही कार में अर्जुन बार बार शेरा को देख रहा था, जिससे शेरा को चिढ़ मच रही थी।
उसने घुरकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने अपने दांत दिखा दिए और शरारती लहजे में कहा, कैसी हो मेरे शेरू। शेरा ने दांत पिसते हुए कहा, मुंह बंद करो, नहीं तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा मैं तुम्हें, समझे। अर्जुन का मुंह बन गया। फिर भी उसने शेरा को चिढ़ते हुए कहा, क्या फायदा इतना शान जैसा होने का, तुझमें एक लड़की तो पत्ती नहीं है। मुझे देखो, लड़कियां पागल हो जाती है मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर, और एक तुम हो। शेरा का दिमाग खराब हो गया था। अर्जुन हमेशा शेरा को चिढ़ाया करता था, उसे बड़ा मजा आता था उसे चिढ़ाने में। वही शेरा उसकी बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर उसका सच में मन कर रहा था कि उसको यहीं से उठा के फेंक दे। अर्जुन यही नहीं रुको, उसने पहले बैक मिरर से पीछे देखा। अनामिका हेड रेस्ट से सिर टिकाए थी। उसने एक राहत की सांस ली और शेरा से कहा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने भेजा था। शेरा ने उसे इग्नोर करना कहीं समझा और कहा, अगर तुम अब चुप नहीं हुई तो मैं बॉस को पिछली बार वो फाइल वाली बात बता दूंगा। उसकी बात सुन अर्जुन के चेहरे दर्द से पीला पड़ गया। वो तो ये बात भूल ही गया था। कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट में अनामिका ने उसे कुछ काम दिया था, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसने डर से शेरा से हेल्प मांगी थी, जिसे शेरा ने पहले तो इनकार की, लेकिन फिर उसकी बात मान गया और उसकी हेल्प की थी, साथ ही और धमकी दे दी कि अगर उसने अब उसे फालतू का तंग किया तो वो अनामिका को सब कुछ बता देगा, उसके कांड के बारे में, जिससे अर्जुन ने उसकी बात उस समय मान ली थी। उसकी शक्ल देखकर शेरा को बड़ा मजा आ रहा था। अब अर्जुन बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। वही पीछे बैठे अनामिका की आंखें जरूर बंद थी, लेकिन उसका ध्यान चारों तरफ था। उसने अपनी आंखें खोली और एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर विंडो के बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद ही उनकी गाड़ी रायचंद मैंशन के अंदर एक के बाद एक एंटर की। वहां के सभी बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट से अपने सर झुका लिए। शेरा तुरंत बाहर आया और अनामिका की तरफ का गेट खोला, जिसे अनामिका बाहर आए और गौर से सब कुछ ऑब्जर्व करने लगे। पूरे 5 साल बाद वो यहाँ वापस आई थी। कुछ खास लम्हे उसकी आंखों के सामने गुजर गए। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। ये घर जहाँ उसके अपने रहते थे, जो उस पर अपनी जान चिरकते थे, जहाँ पर उसे परिवार के असली मायने समझ में आए, सोचते हुए उसका दिल गर्माहट से भर गया। वो धीरे कदमों से वो आगे बढ़ने लगी। तभी किसी की कड़क आवाज आए, वही रुको अंडस्को। आवाज सुनकर अनामिका ने पलट कर देखा तो उसके दादाजी यानी दिग्विजय जी और कल्याणी जी साथ खड़े उसे देख रहे थे। अनामिका को देखकर उनकी आंखें भीग गई। बहुत मिस किया था उन्होंने अपनी एकलौती पोती को। अनामिका ने जैसे ने उन्हें देखा वो तुरंत उनके पास पहुंच गई और झुककर उनके पैर छूने चाहे, लेकिन दादाजी ने उसे बीच में रोकते हुए थोड़े नर्म लेकिन डांटने के लहजे में कहा, हमने कितने बार कहा है आपको बेटिया पैर नहीं छूते, और आप तो लक्ष्मी है इस घर की। अनामिका भी झट से उनके गले लग गई। दादाजी ने प्यार से उसे गले लगाते हुए की कहा, बहुत इंतजार करवाया है अपने हमें। अनामिका ने धीरे से कहा, दादू मैंने भी आपको बहुत मिस किया। कल्याणी जी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्या हम यहाँ किसी को देख नहीं रहे हैं, कहकर वो अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अनामिका ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर दादाजी को दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। अनामिका ने पीछे से उन्हें गले लगाते हुए उनके गालों पर किस करते हुए बोली, अरे मेरी श्रीदेवी, अब को भला कैसे कोई भूल सकता है। वही अपनी फेवरेट कलाकार का नाम सुनकर अब जाकर उनके फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने ने भी अनामिका को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार है, कहकर उन्होंने प्यार से अनामिका के फोरहेड पर किस किया। क्यूटी में भी हूँ यहाँ, मुंह बनाते हुए अर्जुन आकर दादी जी के गले लग गया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ बदमाश लड़के, पहले ये बता तूने अनु का ख्याल आंचे से रखा या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे तो बॉस से पूछ लो, मैंने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनके इतने सारे काम देने पर भी, कहकर बेचारा सा मुंह बना लिया जैसे कुछ ज्यादा ही ये अत्याचार हुआ है उस मासूम पर। तभी उसे अपने ऊपर किसी की एक खतरनाक नजरें महसूस हुई। उनसे धीरे से मुड़कर देखा तो अनामिका उसे ही घूर रहे थे। उसके ऐसे नजरों को देख अर्जुन तुरंत सकपका गया और इधर उधर देखते लगा। उसकी हालत देख पीछे खड़ा शेरा को हंसी आ गई। इधर दादी जी ने उन सबको शांत करते हुए कहा, चलो पहले अनु सफर से आई है, थक गई होगी, कितना काम करते हैं मेरी बच्ची, कहकर वो उसे अंदर ले जाने लगी। अनामिका ने पूछा, माँ कहाँ है। वो तो अंदर ही होगी, वो बहुत खुश हो जाएगी अपनी प्रिंसेस को देखकर। दादी ने जैसे ही सीता जी को आवाज लगाना चाहा,
अनामिका ने तुरंत उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो खुद सीता जी को सरप्राइज देना चाहते थे। अनामिका को पता था कि ये सीता जी उसे कहाँ मिलेंगी इस वक्त, इसलिए वो आराम से गार्डन की तरफ चल दी। क्योंकि सीता जी को गार्डनिंग का बहुत शौक था तो शाम के समय वो अपने पौधों के साथ बिताती थी। जैसा अनामिका ने सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि सामने ही सीता जी पौधों को पानी दे रही थी। अनामिका के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे कदमों से सीता जी के पास पहुंच गई और उनके आंखों पर अपने हाथों से ढक दिया। सीता जी तुरंत चौंक गई, लेकिन कुछ तुरंत ही उन्होंने धीरे से थोड़े भावुक होकर हैरत भरे शब्दों में कहा, लड्डू। और वो तुरंत अनामिका का हाथ पाकर उसकी तरफ मुड़ गई। आखिर कैसे नहीं पहनते वो अपने जिगर के टुकड़े को। वो तो आंख बंद करके भी अपनी लाडो को पहचान सकती थी। आखिर माँ ऐसे ही तो होती है। उन्होंने तुरंत अनामिका का चेहरा अपने हाथों से छुआ, जैसे विश्वास करना चाहती हो कि वो सच में है या बस उनका भ्रम है। हल्के नम आंखों से उन्होंने तुरंत अनामिका को गले से लगा लिया। मेरी लाडू तू आ गई। अनामिका ने भी उन पर अपनी पाकर कस दे। अब जाकर उसे एक अलग ही सुक्कों का एहसास हुआ। एक खाली पान था, अब पूरा हुआ। सीता जी ने ऊपर से नीचे तक एक नजर डाली और कहा, कितने दुबली पतली हो गई है आप। अच्छे से ध्यान नहीं रखा न आपने अपना क्या हालत बना ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, उसने कहा। वही दूर खड़े सभी ये नज़ारा देख रहे थे और उनके होठों पर मुस्कुराहट बनी हुए थे। सीता जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले जाने लगी। चौखट पर पहुंचकर अचानक उनको कुछ याद आया, तो उन्होंने अनामिका को वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। अनामिका कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद सीता जी और नैना जी दोनों वहां आए। सीता जी के हाथों में आरती की थाली दी। उन्होंने प्यार से अनामिका के आरती उतारे और नैना जी ने प्यार से उस नजर उतारा। अब अंदर आए लड्डू, सीता जी ने कहा। कुछ देर बाद सभी लिविंग हॉल में अनामिका को घेर कर बैठे थे। अशोक जी और राघव किसी काम से आउट ऑफ इंडिया थे, तो वो यहाँ थे नहीं। आरव, वेद और ईशान अभी घर पर नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कि अनामिका आने वाली है, नहीं तो वो लोग अभी यही रहते। अभी कोई और कुछ बोलता उसे फेले ही आरव, वेद और ईशान तीनों बाहर से अंदर आ रहे थे। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तीनों बात करते करते अंदर आए। तभी तीनों के नजर अचानक से सामने गई और तीनों की आंखें बड़ी हो गई। तीनों ने एक साथ कहा, लिटिल सीस, प्रिंसेस। उनके आवाज सुनकर लिविंग रूम में सभी का ध्यान उस तरफ चला गया और तीनों के ऐसे रिएक्शन को देख उन्हें हंसी आ गई। अब सब शांति से देखने लगे, कह सकते हैं आगे के सीन का वेट करने लगे। आरव और वेद तुरंत खुदते हुए अनामिका के पास पहुंचे और एकदम से उस पर कूद गए। वही अनामिका अचानक हुए हमले से सहल नहीं पाए और तीनों साथ में नीचे जमीन पर जा गिरे। हे रे मेरी कमर, वेद ने कराहते हुए कहा, क्योंकि अरब पूरा उस पर गिर गया। वही अनामिका ने लगाभाव चिढ़ते हुए कहा, भाई अब क्या मुझे मारने का इरादा है आपका? माँ देखिए, उसने सीता जी से शिकायत की। सीता जी ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, जैसे कह रही हो इन्हें तुम सह लो, ये तुम्हारे भाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। वही अरब ने खुशी से चिढ़ते हुए कहा, मेरी लिटिल सीस, तुम कब आए और हमें बताया क्यों नहीं? वेद ने भी हम यहाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ अरब बिल्कुल सही कह रहा है। प्रिंसेस तुम अकेले क्यों आए, हमें बुला लेती। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता अपनी अनामिका को देखकर। वही अनामिका उनका इतना ओवरलोड प्यार देखकर परेशान हो गई। उसने उम्मीद से ईशान को देखा जो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और कहा, अब उठो भी तुम दोनों, क्या प्रिंसेस को चोट लग जाएगी? अब जाकर दोनों होश में आए और जल्दी जल्दी उठकर बैठे और तुरंत अनामिका को भी उठाया। तभी ईशान ही दोनों को साइड हटाया और अनामिका के पास जाकर प्यार से उसे गले लग लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ भाई, उसने हल्की मुस्कान के साथ कह। वही आरव और वेद का जलन से मुंह बन गया था। ऐसे ही हंसी मजाक और थोड़ी नोक-झोंक के साथ सभी ने अपना डिनर कंप्लीट किया, जिसके बाद आरव, वेद, ईशान और अनामिका अपने फेवरेट स्पॉट यानी सभी टेरेस पर बैठ गए। ये बचपन से ही उन सभी का फेवरेट स्पॉट था, जहां सब अपने लाइफ के सारी बेट एक दूसरे से डिस्कस करते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अनामिका तो उन सबकी छोटी सी जान थी, उनकी छोटी प्यारी बहन। आज भी वो लोग वही बैठे थे। तभी अरव को एक शरारत सूझी। उसने झट से अपना फोन निकला और सबको देखते हुए कहा, क्यों ना एक ग्रुप फोटो लिया जाए?
उसकी आंखों में चमक देखकर सभी को समझ आ गया कि अरव जरूर कोई शरारत करने वाला था। हुआ भी ऐसा, उसने बहुत सारे ग्रुप पिक्स लिए और सीधा वो पिक्स अक्षत को भेज दिया। उसके इस हरकत पर अनामिका ने सर हिला दिया, जैसे उसे पता हो एक आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बड़े से स्टेडियम में काफी सारे लोग या कहे फैंस मौजूद थे। पूरा स्टेडियम बाहर से अंदर तक लोगों से भरा था। भीड़ काफी ज्यादा थी, जैसे लोग किसी के लिए पागल हो गए हो। बड़ी बड़ी लेड स्क्रीन चारों तरफ लगी थी, हर तरफ कैमरास, लाइट्स की चकाचौंध फैली हुई थी। तभी अचानक से सभी एक साथ एक ही सुर में चिल्लाने लगे, एडी एड मुंबई स्टेडियम। रात का वक्त, लाखों की तादाद में लोग स्टेडियम में जमा थे। फैंस जिसमें लड़के हो या लड़कियां, सभी की तादाद बहुत थे। बाहर तो पुलिस की टीम भी थी, कहीं भगदड़ न मच जाए। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एकदम से स्टेज पर स्पॉटलाइट्स फ्लैश हुई। जहां एक शख्स खड़ा था, उस शख्स को सामने खड़े देख जैसे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गई और लगातार एडी एडी नाम की आवाजें वहां गूंज उठी। वो शख्स धीरे धीरे चलते हुए सामने की ओर आने लगा। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा गिटार था, जिसके एज पर एडी बड़ी ही खूबसूरती से लिखा हुआ था। तभी उसके हाथ गिटार पर पड़े और एक धुन सभी को सुनाई दी। पूरी भीड़ अचानक शांत हो गई थी, जैसे उसके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार कर रहे हो। तभी उस शख्स ने अपने गिटार से एक धुन बजाई, साथ ही गाने लगा अंडस्को सॉन्ग, वजह तुम हो, कैसे कहूँ इश्क में तेरे, कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, गुना 2। एकदम से स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और सभी की सांसें लगभग थम गई हो। वो शख्स यानी एड था, वो द फेमस सिंगर रॉकस्टार इतना हैंडसम था जैसे भगवान ने खुद उसे फुर्सत से तराशा हो। घनी पाल के माथे पर बिखरे उसके मेसी ब्लैक हेयर, पतले हल्के डार्क होठ, हल्की वियर्ड, कुल मिला के कतई जहर था बंदा। ब्लैक रिप जीन्स के हाथ, वाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक कस्टम मेड शूज। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के तक उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी के कायल हो गए थे, उसे निहारने में खो गए। एड ने अपना चेहरा हल्का झुकाया हुआ था और आंखें बंद थी। फिर उसने कहा, अंडस्को मेरे साए हैं साथ में, यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो, X2। इसी के साथ उसने अपने आंखें खोली और अपनी नशीले सिल्वर आंखों से सभी की तरफ देखा और गाने लगा, है ये नशा, यह है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें, कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दें, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। उसके आवाज में अलग ही जादू था, जिसमें सभी खो गए और खुशी से झूम उठे। आखिर झूमे में क्यों न वो एडी था जिसके हर गाने सुपर हिट होते थे। उसके आवाज ही ऐसे थे जैसे रूह को छू रही हो रहा हो, मदहोश कर देने वाली एक अलग ही कशिश थी उसमें। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे लेस दैन, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। इन लफ्जों को कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही जुन्नून दिख रहा था। अब एड बिल्कुल स्टेज के सामने खड़ा था और गिटार पर उसकी खूबसूरत उंगलियां जैसे नाच रही थी। सामने मौजूद लड़कियां जैसे उसके एक बार देखने भर से लगभग पागल हो गई थी। किसी के हाथ में रेड रोजेस थे तो किसी के हाथ में कुछ और। मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो, X2। इसी के साथ उसने अपना गाना खत्म किया। तभी भीड़ चिल्लाने लगी, वंस मो एडी। कुछ लड़कियां तो जोर जोर से आई लव यू बोल रही थे, कुछ ने पोस्टर्स उठाए थे, कुछ स्टेज के नीचे से सेल्फीज ले रहे थे। एड उन सबको देख बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान तो लाखों दिलों को, धड़कनों को रोकने के लिए काफी थे। कुछ लड़कियां तो वही बेहोश हो गई थी, जिन्हें उठाकर दूसरे तरफ ले जाया गया। खैर कुछ देर बाद कंसर्ट खत्म हुआ और एड बैक स्टेज पर पहुंच गया था। वो सीधे अपने वैनिटी रूम में गया, जो बहुत ही लग्जरियस था। एड ने अपनी गिटार एक तरफ रखे और एकदम से सोफे पर आकर फेल कर लेट गया। एड यानी एडविक ओबरॉय, द यूथ सेंसेशन, रॉकस्टार जिसके पीछे लोग पागल हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह, आवाज ऐसे कि लोग पागल हैं इनके पीछे। थोड़ा स्वीट, आरोगेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हैंडसम हद से था वो, अपनी मन की करने वाला। तभी रोम का डोर खुला और उसका मैनेजर यानी नील, जो उसका दोस्त भी था, अंदर आते हुए कहा, अद्विक भाई,
व्हाट ए परफॉर्मेंस डूड, कया गया है, तूने हमेशा की तरह अनबीटेबल, फुल ऑफ इमोशंस। बाहर भीड़ पागल हो गई है बस तुझे देखने के लिए। ये सॉन्ग तो सुपर डुपर हिट है बॉस। अद्विक अब भी उसी पोजीशन में था, जैसे ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं हो। वेल था भी ऐसा, जब भी उसका कॉन्सर्ट होता था लोग ऐसे ही पागल हो जाते थे। अनगिनत फैंस थे उसके, कितनी कंपनी उसे साइन करने के लिए मरे जा रही थी। अद्विक बस अपने मन की सुनता था, उसका जो मान होता वो वही करता। गाना उसका पैशन था। नील ने कहा, भाई तू सो रहा है, आर यू सीरियस? उसने अपना माथा पकड़ लिया और धीरे से कहा, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, इसका मैनेजर बन के। कभी कभी उसे लगता था कि इतने नखरे तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं होते थे जितना ये स्नान से नखरे दिखता था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं इसकी बीबी कैसे झेलेगी इसके नखरे। वेल, मुझे तो अभी से ही उस पर तरस आ रहा है। तभी अद्विक ने लेजी टोन में कहा, हो गया तेरा, और क्या बोला तूने बीबी? वो अब उठकर बैठ गया और उसे देखते हुए सीरियस फेस के साथ बोला, ऐसे कोई लड़की ही नहीं बनी जो अद्विक ओबरॉय के दिल पर राज कर सके। शादी तो दूर दूर के बात है, आज देखते हैं। नील ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुझे ऐसी लड़की मिले जो एकदम खदुश हो, जो तेरा जीना हराम कर दे, फिर तुझे अक्ल आएगी। अद्विक उसे इग्नोर कर उठते हुए अपनी जैकेट उतारते हुए वॉशरूम में जाते हुए वैसी जैकेट उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है, इन योर ड्रीम्स, कहकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में अद्विक शॉवर के नीचे खड़ा था। उसके स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बेसेप्स, परफेक्ट मुस्कुलर बॉडी, बिल्कुल ग्रीक गॉड था वो। ऐसे ही लड़कियां पागल नहीं थी उसके पीछे। कोई लड़की इस हाल के देख कैसे अपना दिल न हारे उस पर। शॉवर के नीचे गिरता हुआ पानी उसके बालों से होते हुए उसके चेस्ट पर किसी मोती की तरह फिसल कर कहीं गुम हो गए थे। उसके पूरी बैक एरिया पर एक ईगल का टैटू बना हुआ था, इस तरीके से कि वो एक खतरनाक वाइब भी दे रहा था। उसने अपने बालों को हाथों से पीछे किए, जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी अलग ही अट्रैक्टिव लग रही थी, जो बड़े बड़े मॉडल्स को पीछे छोड़ने के लिए काफी थे। उसने अपनी आंखें बंद किए और धीरे से फुसफुसाया, प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसी बातें अद्विक ओबरॉय के लिए नहीं बानी। उसकी आवाज बेहद धीमी लेकिन गहरी थी। दूसरी तरफ अंडरस्को राजवंश महल, अनामिका का कमरा। अनामिका अपनी बालकनी के सामने फैले अंधेरे को एकटक निहार रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जिनमें कोई इमोशंस नहीं थे, बिल्कुल जैसे वो हमेशा रहते हैं, इमोशनलेस। भले ही घरवालों के सामने वो हंसते मुस्कुराती थी, लेकिन अभी के अनामिका और यूएस अनामिका में जमीन आसमान का अंतर था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा होता था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ अगर बाहर न आया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। अनामिका ने भी उन जख्मों को नासूर बना दिया था। अचानक उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना ध्यान फोन की तरफ किया, जहां शेरा फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक किया और बस हम में जवाब दिए, एकदम सख्त और कोल्ड वॉइस में। दूसरी तरफ से शेरा ने कहा, बॉस वो लोग आज ही पहुंच चुके हैं। उसके बाद सन अनामिका के फेस पर एविल स्माइल आ गई। उन्हें बस इतना कहा, नजर रखो। शेरा ने हिचकिचाते हुए कहा, यस बॉस। उसकी हिचकिचाहट सुन अनामिका ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मन में सवाल रखा, आचे बात नहीं है। शेरा की आंखें बारी हो गई। उसने एक बस फोन को देखा और मन ने कहा, इन्हें हमेशा मेरे मान ही बात कैसे पता चल जाती है। इधर अनामिका ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में वायर फिट किया है। उसके बाद सुन शेरा हड़बड़ा गया। उसकी बॉस कुछ ज्यादा ही खतरनाक मजाक करती है। उसने बिना कोई देरी किए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बॉस क्या आप अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ उन लोगों के सामने जाएंगी? अनामिका उसका सवाल सुन चुप रही, फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, हर चीज को जानने का एक सही वक्त होता है। यू नो वॉट आई मीन, वेल फोकस ऑन योर वर्क शेरा, मुझे गलतियां पसंद नहीं। कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अजीब तरीके से कहा, बिसात तो पहले ही बिछ चुकी है, बस अगले चाल का इंतजार। और फिर इतना कहते ही उसके फेस पर एक एबल स्माइल आ गई, जो आचे वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। पूर्ण विराम। अनामिका ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, पूरी पसीने से भीगी हुई थी वो। उसके फ्लोर पर उसका एक पर्सनल जिम था, जिसमें सारे इक्विपमेंट थे जो प्रोफेशनल ट्रेनर के पास होते हैं। कानों में ब्लूटूथ कनेक्ट थे। वो अर्जुन से कंपनी के बारे में कुछ रिपोर्ट ले रही थी। यहाँ मुंबई में ही उसने ग्लोबल का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था।
तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट काम का लोड थोड़ा बढ़ जरूर गया था, सो डिस्कस करना जरूरी था। अनामिका ने सीरियस टोन में कहा, ठीक है, सेव के साथ मीटिंग फिक्स करो। मेक श्योर करना कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो। अभी तक ये बात मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थे, उसका आना यानी का आना और उनका हेडक्वार्टर यही मुंबई शिफ्ट हो गया, जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थे। बिजनेस की दुनिया की खलबाली माची हुई थे। लोग बस कैसे भी करके इस वर्ल्ड वाइड कंपनी से जुड़ना चाहते थे। अनामिका ने कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट किया और सीधे अपने रूम में फ्रेश होने आ गई। कुछ देर में वो रेडी होकर आ गई थी। उसने एक नेवी ब्लू स्लीवलेस टॉप के साथ व्हाइट वेस्ट पैंट वेयर किए थे। बालों का मेसी बन बनाया था, हल्की सी लिप ग्लॉस लगाया। बस इतने में ही वो बारी प्यारी लग रहे थे। बस कमी थी तो एक स्माइल की। वो सीधे नीचे चली गई। नीचे हॉल में आते ही उसके कदम वही ठहर गए, क्योंकि उसके ठीक सामने सोफे पर विशंभर जी और रागिनी जी यानी उसके दादा दादी बैठे थे। नैना जी किचन से आ रही थी, तभी उन्होंने अनामिका को देखा और कहा, प्रिंसेस उठ गई आप? देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। अनामिका तो बस एक टक सामने अपने दादा दादी को देख रही थी। वही नैना जी की आवाज सुन विशंभर जी ने पलटकर अनामिका को देखा और वही जम गए। यही हाल रागिनी जी का भी था। देखते ही देखते उन दोनों की आंखें नम हो गई। आखिर 5 साल बाद वो अपनी पोती को देख रहे थे इतने करीब से। उन्होंने तो उसका बचपन पहले ही मिस कर दिया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, प्रिंसेस। अनामिका भी अब तक उनके सामने आ गई थी। वो भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। आंखें हल्के लाल हो गई क्योंकि उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन आंखों से ही पता चल रहा था कि वो अपने दादू दादी को देखकर क्या फील कर रही है। विशंभर जे ने हल्के से अपने बहे फैला दी और बस अंडस्को अनामिका का सब्र जवाब दे गया। वो जल्दी से बिना देर किए उनके गले लग गई। उसके आंखों के सामने एक मंजर गुजर गया, जहां वो कियारा के कैद में थी। तब एक उसके दादाजी ने ही थे जिन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। कियारा के शब्द उसे आज भी बहुत अच्छे से याद है। जब अंडस्को फ्लैशबैक, कियारा ने कसकर अनामिका के बालों को पकड़ा हुआ था और उसने दांत पिसते हुए बड़ी ही घटिया तरीके से कहा था, तेरा वो बुद्धा दादा, वो साला बुद्धा, उसे तो अपनी पोती के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। TCH TCH TCH। लेकिन मेरी प्यारी दीदी, अंडस्को फिर थोड़ा झुक कर कहा, उसका भी अच्छा इंतजाम किया है मैंने। एक के तो पैर वैसे भी कब्र में है, यानी तेरी दादी वो बुधिया। अंडस्को आह! अनामिका जोर से चीख उठी क्योंकि कियारा ने उसका बाल पर अपनी पाकर कस दी और कहा, उसे तो मैं रोज जहर देती हूँ क्योंकि मुझे उस बुधिया के मुंह से बार बार घटिया और मनहुष सुन के मेरे कान पक गए। दीदी सच बोल रहे हूँ कसम से अंडस्को। और बचा तेरा बुद्धा दादा, इसे तो मैंने ऐसा जहर दिया है कि बस कुछ ही दिनों का मेहमान है वो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कब राम नाम सत्य हो गया, कहकर पागलों की तरह हंसने लगी। जानती हो क्यों? क्योंकि उन दोनों ने कभी मुझे अपनी पोती नहीं माना। मैंने बहुत कोशिश की अल्पविराम है, लेकिन नहीं मजाल है जो उन दोनों ने कभी मुझे प्यार से देखा हो। और तो और अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने तुझ जैसे भिखारी और बेवकूफ़ के नाम कर दी। कहकर बेरहमी से अनामिका के सर को सामने पड़ी टेबल पर पटक दिया जैसे वो कोई सामान खिलौना हो उसका। फ्लैशबैक एंड। प्रिंसेस, कहाँ खो गई आप बच्चे? अचानक से अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आई। वो अभी भी विशंभर जी के गले लगी हुई थी। उसके पकड़ बहुत मजबूत थे, जिसे विशंभर जी अच्छे से फील कर सकते थे। उन्हें लगा शायद उनकी प्यारी पोती भावुक हो गई है। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनामिका ने अपनी आंखें वैसे ही खोली। अब उसकी आंखें हद से ज्यादा डार्क लग रही थे। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और धीरे से कोमल आवाज में कहा, दादू। विशंभर जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए थोड़े भावुक आवाज में कहा, कितने बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया, इतनी सी थी अंडस्को। तभी रागिनी जी ने अनामिका को अपने तरफ किया क्योंकि उनके पति तो खुद ही बस अपनी बच्चे से मिल रहे थे, उन्हें भी मिलना था अनु से। रागिनी जी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, कैसी है आप? क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या आप अब अपने बूढ़े दादा दादी को भूल गई है? क्या हम इतने बुरे हैं? कहते कहते उनका गला रुंध गया। वही हॉल में सभी पहले से ही मौजूद थे। विशंभर जी पिछले ढेर घंटा पहले ही आए हुए थे, लेकिन अनामिका अभी तक नीचे नहीं आई थी। इसलिए वे दोनों बेसब्री से अपनी पोती का इंतजार कर रहे थे।
दरअसल विशंभर जी और दिग्विजय जी ये दोनों ही क्लासमेट थे और अच्छे दोस्त भी। लेकिन बहुत सालों पहले ही उनके बीच बातें बंद हो गई थी, उतनी नहीं होती थी। लेकिन जब 5 साल पहले अनामिका राजवंश पैलेस आई थी और जब अशोक ने अनामिका के बारे में दिग्विजय जी को बताया, तभी उन्हें पता चल गया था कि ये उनके दोस्त की पोती है। सच जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले विशंभर जी को कॉल किया। उस समय विशंभर जी ने पहले से ही अनामिका को ढूंढ रहे थे। अनामिका के बारे में तब उन्होंने सारी बातें, उसके साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ बता दिया कि उनके अपने उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से वादा लिया कि वो अनामिका का ख्याल अपनी पोती के जैसे रखेंगे। लेकिन विशंभर जी तो पहले से ही अनामिका को अपनी पोती मान चुके थे, इसलिए उन्होंने विशंभर जी को बता दी कि अशोक अनामिका को अडॉप्ट कर लेना चाहता है। जिससे विशंभर जी पहले तो चौंके, फिर उन्हें राहत और अलग ही सुकून मिला और वो थोड़े निश्चित हो गए कि उनकी पोती सही हाथों में है। उसके बाद तो अनामिका ने भी खुद ही उन्हें कॉल किया था। अनामिका ने आराम से रागिनी जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी अनु आपको भूल जाए दादी माँ? मैं आपको और दादू को कभी भूल नहीं सकती। उसके कहने का लहजा एकदम सीरियस हो गया, जो सभी को अच्छे से महसूस हुआ। उसने दोनों का हाथ पाकर कर सोफे पर बैठाया। इधर दिग्विजय जी जो सामने बैठे थे, उन्होंने जब अनामिका की बात सुनी तो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जलनखोर इंसान जैसे थे, जिसे उसकी फेवरेट चीज किसी ने ले ली हो। उसने हक से अनामिका का हाथ पकड़ा और अपने तरफ बैठाते हुए थोड़ी जलान से कहा, प्रिंसेस, क्या आप भूल गई है कि मैं आपका फेवरेट दादू हूँ, न कि ये? उसकी ऐसे बातों और अनामिका को अपनी तरफ ऐसे खींचने से विशंभर जी का आंखें छोटी हो गई। उन्होंने कहा, वो फिर मेरी पोती है, बाद में तेरी समझा जलकुकरा कहीं का। आज भी हरकतें वैसी है। इस बूढ़े की कहकर मुंह बना लिया और वही सब ने अपना सर पीट लिया। इस घर के सभी मर्दों को एक अलग ही लेवल की जलन होती थी अनामिका को लेकर। वो एक दूसरे से भी जलते थे और दूसरों से भी। इनके इस अनकंडीशनल प्यार के कारण अनामिका भी कभी कभी स्पीचलेस हो जाती थी। अभी भी अनामिका बस स्पीचलेस हो गई। विशंभर जी और रागिनी जी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। उनके पोती को कितना अच्छा परिवार मिला था, जहां उसके खुद के माँ बाप को वो याद तक नहीं, और कहा यहाँ दूसरे होकर भी इन लोगों ने अनामिका को इतना प्यार दिया जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्हें अलग ही खुशी हो रहे थे और थोड़ा दुखिर भी थे कि उसके घरवालों ने अपनी खुद की इकलौती बच्ची को दूसरों के लिए ठुकरा दिया। तभी सीता जी ने कहा, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है, लाडो को भी भूख लगी होगी। उसके बाद सुन सभी डिनिंग टेबल पर पहुंच गए। अशोक जी और अक्षत दोनों एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए बाहर गए थे, इसलिए वो अभी इंडिया नहीं आ सकते थे। वो आना भी चाहते थे, पर अनामिका ने ही उन्हें मना कर दिया था कि पहले वो काम कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो तो अब मुंबई में ही थी। उसके जिद करने पर दोनों वहीं रुक गए। आरव और वेद दोनों सुबह ही अनामिका से मिलकर निकल चुके थे, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था। सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दादाजी ने कहा, प्रिंसेस आप कब वहाँ आएंगी? बच्चे, हम चाहते हैं आप कुछ दिन राठौर पैलेस में यानी अपने दादा दादी के घर रहे, जो आपका कर घर है। उन्होंने उम्मीद से उसे देखते हुए कहा। रागिनी जी ने भी आस भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, आएंगे ना आप? वही राठौर पैलेस का नाम सुनकर सभी के भाव बदल गए। सभी को उन घटिया लोगों के बारे में अच्छे से पता था। सीता जी को एकदम से चिंता ने घेर किया। वो कैसे उन घटिया लोगों के सामने अपनी फूल से बच्चे को भेज सकती थी अकेले? वही जिसके बारे में वो लोग सोच रहे थे, वो तो खुद ही हार्टलेस थी, जो खुद में ही एक आग है, जिसे भला कौन नुकसान पहुंचा सकता था। बेल उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी रखने वाले अच्छे अच्छे दुनिया को अलविदा कब का कह गए थे। खैर, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनामिका जो डिसाइड करेगे सब उसके साथ थे। अनामिका ने उसके नजरों को खुद पर महसूस करते हुए कहा, मैं आऊंगी दादू, जरूर आऊंगी। फिर धीरे से आफ्टर कुछ लोगों को उनके किए की सजा भी तो देने जरूरी है, कहकर उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। लेकिन किसी के देखने के पहले ही उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। लेकिन दिग्विजय जी के तेज नजरों ने उसके वो मुस्कुराहट देख लिए और वो भी बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें बहुत अच्छे से पता हो कि उनकी पोती खुद ही चलता फिरता खतरा है। कुछ देर बाद विशंभर जी और रागिनी जी खुशी खुशी राठौर पैलेस के लिए निकल गए। उन्हें अपनी पोती के आने की तैयारी भी तो करनी थे, जिसमें देरी वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे।
उन्होंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था कब उनकी पोती अपने घर आए। इधर अनामिका ने सीता जी और नैना जी को गले लगाया। नैना जी से कहा, छोटी माँ मेरे लिए आप अपने हाथ के गुलाब जामुन बना कर रखना, मैंने आपके गुलाब जामुन को बहुत मिस किया है। वही उसकी डिमांड सुन नैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म मेरी राजकुमारी जी। और सभी हंस दिए। अनामिका घर से बाहर निकल गई तो सीता जी ने आवाज देते हुए कहा, आराम से जाना लाडो। ठीक है माँ, कहकर अनामिका अपनी कार से निकल गई। वही सीता जी ने सर हिला दिया, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, तूफान है तूफान। वही दूसरी तरफ सनशाइन होटल, उस होटल के एक कमरे में एक लड़के और लड़की की गहरी सांसों की आवाजें गूंज रही थी। उन दोनों के कपड़े बेतरकीबी से इधर उधर बिखरे पड़े थे। डो इट फास्टर, उस लड़की ने नशे से घुली आवाज में कहा। आवाज से ही पता चल रहा था कि वो इस लम्हे को कितना एंजॉय कर रही है। वो लड़का उस लड़की को अपने नीचे किए हुए उसके होठों को बेरहमी से काटे जा रहा था। दोनों पसीने से लिथपथ थे। पता नहीं कितनी देर से ये सिलसिला चल रहा था।